हेलो हिचर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया एएफएमसी पुणे का एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसीजर इन डिटेल। अभी 2-3 डेज बिफोर एएफएमसी पुणे ने अपना एमबीबीएस इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया फॉर नीट 2022 एस्पिरेंट्स। तो कुछ बच्चों ने हो सकता है उसको डाउनलोड भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। और जिन बच्चों ने बीवाईएच क्लासेस का नीट यूजी 2022 काउंसलिंग गाइडेंस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वहां पे मैंने वो पीडीएफ भी शेयर किया था। अब आपने पढ़ा है, कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इसमें मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो उस प्रोस्पेक्ट में लिखा हुआ था, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना और कोई भी डाउट हो तो वो सारे क्लियर हो जाए। अब जैसे इसमें हम डिस्कस करेंगे, काफी बच्चों को ये डाउट होता है, सर एएफएमसी पुणे की काउंसलिंग होती कब है, कैसे होती है, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमें तो सीधा ये पता चलता है एएफएमसी पुणे का रिजल्ट आ गया और मेरा वो फ्रेंड था उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला काउंसलिंग कब हो गई, कैसे प्रोसेस हुआ। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे इसकी काउंसलिंग होती है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे, जैसे काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर एएफएमसी पुणे में जाएंगे, ये तो आर्म फोर्सेज का मेडिकल कॉलेज है, तो क्या हमें आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या हमें आर्मी पर्सन की तरह ट्रेनिंग करवाई जाएगी, हमारी रनिंग होगी, क्या वहां पे हमें एक्सरसाइज करना होगा। इसके अलावा वहां पे लाइफ कैसी है, जैसे कि आपका जो नॉर्मल एक देखो वही आर्मी से रिलेटेड है और एक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज होगा तो थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, तो हम वो पॉइंट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे फीस का आ गया कि भाई इसकी फीस कितनी है, इसका बॉन्ड कितना है, कोई बॉन्ड अमाउंट है या नहीं है, वो सारी बातें डिस्कस होगी। इसके अलावा जैसे जो मेन प्रोसेस है इसका एडमिशन का, आप देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तो ओनली काउंसलिंग होगा, उसी से काम हो जाता है, बट यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पे होगा आपका, टोलर टेस्ट आपका होगा, इंटरव्यू होगा, तो उन सब का प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे आपका मार्किंग किया जाता है, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी यहाँ पे हम देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अब देखो भाई, यदि आप इंटरेस्टेड है कि आपको एएफएमसी पुणे में जाना है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें है ना मैं A to Z डिटेल आपको बताऊंगा। ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो यदि आप कंप्लीट देखते हैं उसके बाद आपको एएफएमसी पुणे से रिलेटेड कोई भी दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप बीवाईएच क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करके रखें, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अच्छा ये यहाँ पे देखे एक फोटो है, यहाँ पे ये आपकी बिल्डिंग है एएफएमसी पुणे का। अब देखो सबसे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या है कि भाई कैसे कैसे प्रोसेस चलेगी। अब सबसे पहला स्टेप इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इसका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें शेड्यूल नहीं आता, शेड्यूल इसका बाद में आएगा। इसमें क्या आता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, वहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपके टेस्ट कैसे होंगे, ये सारी डिटेल, कितनी सीट्स हैं, ये सारी बातें इसमें लिखा होता है। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जैसे कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, तो उसके लिए इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, एमसीसी पे। अब एमसीसी पे कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे वही एएफएमसी पुणे के लिए भी रजिस्ट्रेशन है। बस एक पॉइंट वहां पे होगा, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एएफएमसी पुणे। अब हो सकता है वहां पे आपने यस है इस पर चेक बॉक्स कर दिया, और वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नो, आपने नो पे कर दिया, तो आपने जो भी ऑप्शन चूज किया, यदि आपने यस पे क्लिक किया मींस आपने एएफएमसी पुणे के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर दिया, और यदि आपने नो पे टिक कर दिया इसका मतलब आपने एएफएमसी पुणे के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बस यही है, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, समझ गए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इसके बाद क्या होगा, हो सकता है वहां पे 10,000 बच्चे अप्लाई कर दे, 10,000 बच्चे यस कर दे। अब ये लिस्ट क्या होगी, एएफएमसी से जाएगी, एमसीसी से जाएगी एएफएमसी पुणे में। अब एएफएमसी पुणे अपना कुछ कट ऑफ मार्क्स देगा, और बेस्ड ऑन दैट वो क्या करेगा, अपनी एक कैंडिडेट लिस्ट बनाएगा फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जैसे मैंने बताया था, टोलर टेस्ट होगा आपका, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए कितने बच्चे बुलाने हैं, कौन कौन से बच्चे बुलाने हैं, तो एक लिस्ट आएगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे जब आपके लिए स्क्रीनिंग में नाम आ जाएगा तो आपके क्या होंगे, एएफएमसी पुणे में टेस्ट होंगे। अब टेस्ट ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे एक दिन चले जाएंगे, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें 1700 बच्चों को उसने बुलाया, इतने के राउंड इस साल वो बुलाएंगे, तो हो सकता है फर्स्ट 350 बच्चों का उन्होंने 5 अक्टूबर को दे दिया, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट 350 का
हो सकता है वो 7 अक्टूबर को दे दें या 6 को दे दें। मीन्स एक शेड्यूल आएगा कि भाई आपको इस डेट को आना है, आपको इस डेट को आना है, तो उसी डेट पे जाके आपको ये टेस्ट देने हैं। जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इंटरव्यू है, मेडिकल टेस्ट है, वो सब कुछ यहाँ पे होगा। और इन टेस्ट के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आपका टोलर टेस्ट होगा, साइकोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो, जब आपके टेस्ट हो जाएंगे, जैसे ये शेड्यूल होगा उसके बाद ये 2-3 डेज का टाइम लेंगे और आपके स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ जाएगा। स्क्रीनिंग में क्या होगा, जैसे इनका 150 सीट है तो 150 बच्चों को ये दे देंगे कि इन 150 बच्चों को हमने स्क्रीनिंग में पास किया है। और इसके साथ में आती है एक वेटिंग लिस्ट। इनकेस इनमें से कोई ड्रॉप कर जाता है, नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो वेटिंग लिस्ट में से बच्चों को फिर बुला लिया जाता है कि आओ आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब आगे, हाँ आगे तो ये मैंने बता ही दिया कि आपका एक बार नाम आ गया तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या है, एफएमसी पुणे में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फीस वगैरह लेके जाएंगे और सबमिट हो जाएगी और नेक्स्ट डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हो गया एक ओवरव्यू। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है। सीट्स मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई 150 सीट्स है, टोटल सीट कितना है 150। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक साइड मैंने बॉयज लिखा है और एक साइड गर्ल्स लिखा है। बॉयज की इसमें है 115 सीट्स और गर्ल्स का कितना है 30 सीट्स। तो टोटल कितना हो गया भाई, 150 में से 115 और 30, टोटल हो गया ये 145। तो बच गई 5 सीट्स। तो ये 5 सीट्स किसका है, ये है फॉरेन नेशन के लिए, जैसे हमारा नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो वहां के कैंडिडेट यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है तो एएफएमसी पुणे में उनके लिए 5 सीट्स अवेलेबल है, रिजर्व्ड है मतलब उनके लिए। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे रिजर्वेशन ऐसे नहीं है कि जनरल की रिजर्वेशन है, ओबीसी की रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे है ना SC ST के लिए जरूर रिजर्वेशन है और वो उस प्रोपोर्शन में नहीं है जो इनकी होती है। ओनली 10 सीट ऐसी है जो SC ST के लिए रिजर्व्ड है, मतलब 10 बच्चों को ही प्रायोरिटी दी जाएगी कि SC ST के है, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि 11 बच्चे होंगे तो जरूरी नहीं है कि उनको SC ST के अकॉर्डिंग लिया जाए। 11th बच्चा कहां जाएगा, एज ए जनरल कैंडिडेट। तो ये प्रोसेस है, ये रिजर्वेशन है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फॉरेन नेशन के लिए 5 सीट है। ठीक है, तो ये 10 उन्हीं में से है, 115 और 30 में से, ये अलग से नहीं है। ठीक है, इन्हीं 145 में से ये 10 है और ये 5 अलग से है। तो टोटल कितना हो गया 150। नंबर ऑफ सीट समझ आ गया। अच्छा, अब सर 150 सीट्स तो आपने बता दिया, फिर स्क्रीनिंग के लिए कितने बच्चों को बुलाते हैं ये। तो स्क्रीनिंग के लिए देखो आप, ये बुलाएंगे अराउंड 1700 बच्चों को और इनमें से जो बॉयज होंगे वो रहेंगे 1360 के अराउंड और बाकी रहेंगी गर्ल्स। आप माइनस करके देख सकते हैं। तो इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपको 1360 में से 115 में रैंक लेके आनी है। अब कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि सर मेरा स्कोर तो 620 है, मेरा स्कोर तो 610 है, मेरे को तो मैं बीट ही नहीं कर पाऊंगा 675 वाले बच्चों को। तो इसका जब मैं आपको बताऊंगा ना कि वहां पे स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, उसका भी एक डिफरेंट मेथड है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो वहां पे आप देखना कि जिस बच्चे के मार्क्स है ना 615 हो गए तो हो सकता है वो 675 वाले को भी बीट कर दे, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, है ना कि 675 है तो वो सिलेक्ट ही होगा। ऐसा भी हो सकता है ये सिलेक्ट हो जाए और ये सिलेक्ट ना हो पाए, क्योंकि इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी आप देखेंगे आगे तो समझ आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो जैसे मैंने बताया था कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला पॉइंट तो यही है कि इंडियन भी कर सकते हैं और एनआरआई भी कर सकते हैं। ये पॉइंट आप देखें क्या लिखा हुआ है, नॉट मैरिड। मतलब कोई बच्चा ऐसा है कि भाई 4-5 ड्रॉप हो गया और हम नीट तो दे ही रहे थे, साथ में सोचा कि पापा जी बोल रहे हैं शादी भी कर लेते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एएफएमसी पुणे। या आपका ऐसा कोई प्लान है कि भाई एडमिशन लेंगे और फिर जाके शादी करेंगे, तो आप वहां पे जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक भी आप शादी नहीं कर सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखना। जिनको थोड़ा सा बायोलॉजी थियोरेटिकल तो पढ़ लिया, प्रैक्टिकल की भी तरफ जाने की सोच रहे हैं तो एएफएमसी पुणे ना ज्वाइन करें। नेक्स्ट, एज लिमिट। जैसे भाई नॉर्मली नीट में तो कोई एज लिमिट नहीं है, बट एएफएमसी पुणे में एज लिमिट है। वो कितना है 17 to 24। मींस 17 से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 24 से बड़े नहीं होने चाहिए। यदि कट ऑफ डेट की मैं बात करूं, सिंपल ये देख लें कि भाई आपका जो बर्थ डेट है क्या वो 1 जनवरी 1919 से पहले का तो नहीं है, ये डेट आप देख लें। यदि आप 31 दिसंबर और 1998 के भी हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एएफएमसी पुणे। और ऐसी ही डेट लिखा हुआ है ये वाला
31 दिसंबर 2005 यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है इसके बाद का है, जैसे हो सकता है 1 जनवरी 2006, तो ये बच्चा भी एलिजिबल नहीं होगा। समझ आ गया क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कि भाई एज और ये मैरिड वाला, इसके अलावा है कुछ क्वालिफिकेशन वाला, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। आगे देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपका जो मार्क्स है 12th क्लास में वो कितना होना चाहिए, 60%। और इस 60% का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने पहली बार 12th किया था तो आपका 54 आया, दूसरी बार 12th किया तब जाके आपका 60% आया, ऐसा नहीं। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में नहीं, फर्स्ट में। कई बार क्या होते हैं बच्चे रीअपीयर करते हैं कि मार्क्स बढ़ जाएंगे, यदि सेकंड में आपका 60% बना है तो तब भी आप एलिजिबल नहीं है। और इंग्लिश में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, 50%। मीन्स आपका यदि इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का था तो इसमें अलग से आपके 50 होना ही चाहिए। और ये जो 60% है ना, ये है एग्रीगेट। जैसे हो सकता है आपका स्कोर फिजिक्स में 87 हो, फिजिक्स इसमें मैथ में 50 आ जाए और केमिस्ट्री में आपका 56 आ जाए, तो टोटल आई थिंक ये बन जाएगा 60% से अबव। तो ये तो सही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां देखें आप, इंडिविजुअली भी 50% होना चाहिए। यदि आपका ऐसा हो गया कि यहाँ पे 47 और ओवरऑल आपका 60% बना तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने मैथ बोल दिया था क्या, आप यहाँ पे पीसीबी है यार, ये सीधा हिसाब ये है, ये क्या है, पीसीबी का स्कोर लिखा हुआ है, ठीक है। 87, 47, 56 यदि ऐसा होगा नॉट एलिजिबल। मतलब सब में 50 से अब तो होना ही चाहिए, चाहे किसी में 54 हो, किसी में 67 हो, किसी में 94 हो। टोटल 60% से अब और इंडिविजुअली 50, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्लास 10 में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास मैथ नहीं थी, क्लास 10 में मैथ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए और वो भी पास होना चाहिए, ठीक है। आगे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, ओपन स्कूल्स नॉट अलाउड। जैसे नॉर्मली क्या है, नीट एग्जाम में ओपन स्कूल वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, बट यहाँ पे नहीं है। यदि आपने ओपन स्कूल से किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने एज वाला भी देख लिया और एजुकेशन वाला भी देख लिया। अब आगे क्या होगा, आगे जैसे मैंने बताया था कि भाई कट ऑफ की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ कट ऑफ। ये किसका कट ऑफ लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग का। जैसे जो 1700 बच्चे सिलेक्ट करता है ना ये स्क्रीनिंग के लिए, जैसे मैंने बोला था पहले रजिस्ट्रेशन होगा, 10,000 बच्चे अप्लाई किए, 10,000 में से 1700 लेके आना है इसको, तो वो कौन से होंगे, तो वो कट ऑफ है। ये है लास्ट ईयर का कट ऑफ। लास्ट ईयर कट ऑफ था 6154 फॉर बॉयज और 6274 फॉर गर्ल्स। तो इस साल कट ऑफ क्या हो सकता है सर, इस साल की बात ये है भाई, यदि रैंक लास्ट ईयर के जैसा रहा तो आप ये मान सकते हैं ये कट ऑफ थोड़ा सा डाउन आएगा और ये कट ऑफ भी थोड़ा सा डाउन आ सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्क्रीनिंग के लिए बच्चे बुलाए थे वो थे 1600, इस साल कितने बुला रहा है 1700, तो 100 बच्चों की वजह से डिफरेंस आएगा। तो ये यदि लास्ट ईयर की जैसी रैंक आती है तो इतना कट ऑफ जाएगा। और यदि लास्ट ईयर से भी मतलब रैंक थोड़ा अच्छा, जैसे वही लास्ट ईयर क्या था 600 पे अराउंड 19,000 बच्चे थे और इस साल पता चला 15,000 ही हुआ, तो ये कट ऑफ और डाउन आ जाएगा, ठीक है। और इस साल जो 2021 में 2 बार स्क्रीनिंग लिस्ट आया था, क्योंकि पहली वाली लिस्ट से उतने बच्चे वहां पे नहीं गए, तो उन्होंने एक लिस्ट और निकाला था जिसमें बॉयज की कट ऑफ क्या थी 594। यदि इस साल भी ऐसा हुआ तो आप वही मान सकते हो 590 या 585 तक भी बच्चों को बुला सकता है। वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट लिस्ट से कितने बच्चे वहां पे अपीयर हुए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब पता चले उतने कैंडिडेट ही नहीं आए तो फिर क्या फायदा स्क्रीनिंग लिस्ट का, है ना। तो इसलिए लास्ट ईयर 2 लिस्ट आई थी और ये फाइनल कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ बॉयज का। मैंने जैसा बोला था कि भाई अच्छे धुरंधर पास नहीं हो पाते हैं, यहाँ देखो लास्ट बच्चा वो था जिसका स्कोर 608 था। गर्ल्स का मेरे पास डाटा नहीं है क्योंकि कोई कॉन्टेक्ट में नहीं था जिनसे हमें पता चल सके कि लास्ट स्टूडेंट ये है, ठीक है। तो आप बॉयज का देख सकते हैं 608 पे लास्ट ईयर सिलेक्ट हुआ था। और इससे आप ये देखें कि इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है 608 पे। यदि आप ऑल इंडिया कोटा से जाओगे ना या स्टेट कोटा से भी जाओगे, जो कुछ स्टेट को यदि हम हटा दें तो लास्ट के कॉलेज मिलेंगे, और ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे तो आपको साउथ इंडिया मिलेगा। लेकिन एएफएमसी पुणे एक ऐसा कॉलेज है जहां पे आपका स्कोर कम होते हुए भी आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है कि भाई इसके प्रोसेस को हम अच्छे से समझें, इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है, इसके जो टेस्ट है उनको हम अच्छे से समझें, इंटरव्यू कैसे होगा वो सारी बातें जान लें, ठीक है भाई। तो मैं इसीलिए पूरा डिटेल में बता रहा हूँ एक एक चीज, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है कि हम अच्छा यदि नीट में नहीं कर पाए फिर भी हम एंट्री ले जाएं
एक अच्छे कॉलेज में। ठीक है, अब आगे देखें, और अब आगे की आप बातें सुनेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये क्या कॉलेज है, मजा आ जाएगा इसमें तो, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ वहाँ पे लाइफस्टाइल। आप देखेंगे कि यार पैसा मिल रहा है यहाँ तो, है ना। तो देखो आप सुनते जाओ धीरे धीरे, है ना। आगे देखें, अब ये मैंने जैसे बताया था स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। इसमें 3 टाइप के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट आपका टोलर, फिर है साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल टेस्ट होगा। इनके बारे में अब हम सेपरेटली बात करेंगे। आगे चलते हैं, टोलर की बात करते हैं। सबसे पहले टोलर की फुल फॉर्म देख लें आप, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन लॉजिकल एंड रीजनिंग। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर? देखो भाई, इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 40, पहला पॉइंट तो ये है, और हर क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, टोटल इसके मार्क्स बनेंगे 80। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देखो आप, जो इसका टेस्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है और लॉजिकल रीजनिंग का है। तो इंग्लिश में इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पैराग्राफ आएगा, सिनोनियम एंटोनियम आएंगे, उसके अलावा नरेशन और वॉइस आएगा। मेजर पार्ट ग्रामर से ये आता है। इसके अलावा आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जैसे टाइगर रिलेटेड टू ये, जैसे टाइगर का रहने का जगह डाल दिया, फिर पूछ लेगा कैट के लिए बताओ, इस टाइप के लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश वाली, वर्बल रीजनिंग उसको बोलते हैं। एक जैसे मैं बात करूं ऐसे दे देगा, टाइगर को यदि हम लिखते हैं एक्स, इसके पीछे का कुछ कर दिया, मतलब एक्स आई जी कर दिया, यहाँ पे कर दिया कुछ ई, यहाँ पे कर दिया सी, यहाँ पे कर दिया आर से पहले पी क्यू टी कर दिया। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो बताओ भाई हम लाइन को क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगी और साथ में लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि कहीं जाके अब ये देखें कि यार पूरा सिनोनियम एंटोनियम रगड़ के बैठे हुए हैं। आपको यदि इंग्लिश ओवरऑल ओके है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के तो बहुत ही आसान आएंगे, सभी बच्चे सही कर लेंगे। इंग्लिश के सिनोनियम एंटोनियम थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट टाइप। ठीक है, तो समझ आ गया किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब पूरा नहीं पढ़ा सकते कि सर टोलर का पूरा ही क्या आएगा, हिंट दे दिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा बहुत आप ग्रामर रिवाइज कर लें, नरेशन वॉइस, 1-2 मार्क्स अच्छा आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे देखो, इसमें आगे क्या होगा, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये क्या है सर? अच्छा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, इसके मार्क्स ऐड नहीं होता, तो सर फिर क्यों है? ये है आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, और इस पे काफी कुछ आपका इंटरव्यू भी डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है ये जो हमारे इंटरव्यूअर है उनके पास जाता हो। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक करी जाती है आपकी साइकोलॉजी के थ्रू। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सबके ऑप्शन सेम होंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे अराउंड 50 क्वेश्चन आता है, सबके क्वेश्चन और सबके आंसर सेम, बट क्वेश्चन डिफरेंट होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, क्या आप अपने रूम की सफाई रखते हैं? तो उसमें लिख देगा कभी नहीं, कभी कभी, आई मतलब रेगुलरली साफ करता हूं। तो इस टाइप के ऑप्शन बने हुए मिलेंगे। फिर जैसे आपसे पूछ लेगा, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो क्या आप घबरा जाते हैं, क्या आप नहीं घबराते? मैं तो हमेशा घबरा जाता हूं, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत ऑनेस्टली रिप्लाई करना। जैसे यदि आपको लगता है कि भी आप अपने रूम की सफाई कभी कभी करते हो, रेगुलरली नहीं करते, तो आप उसमें कर दो टिक, कभी कभी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। बट इससे आप ये दिखेगा कि हाँ आप ऑनेस्ट हैं। और एक आर्मी सबसे पहले यही देखता है, या कोई भी आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं, सबसे पहले आपकी ऑनेस्टी चेक करी जाती है। तो आपके इन क्वेश्चन से समझ आता है कि आप ऑनेस्ट हो या बेईमान हो, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऑनेस्टली रिप्लाई करो, जो भी आपको लग रहा है वही रिप्लाई करें। ठीक है, आप घबरा जाते हैं कि नीट का रिजल्ट नहीं आ रहा, नीट का रिजल्ट नहीं आ रहा, पेशेंस लूज कर देता हूं मैं तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, है ना। तो आप बहुत ऑनेस्टली रिप्लाई करें। जैसे अभी बच्चे आंसर की का वेट कर रहे हैं, इतने दिन से आ ही नहीं रही, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो पेशेंस लूज कर रहे हैं कुछ बच्चे। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं बड़े पेशेंस के साथ है, आ जाएगी जब भी आना होगा, हम तो आगे की तरफ फोकस कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं इधर उधर की। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंट डेवलप करें, है ना। ठीक है भाई, आगे होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये रहता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा? 50 मार्क्स का। और 50 क्वेश्चंस लिख दिया मैंने, 50 मार्क्स का होगा। क्वेश्चंस तो कितने भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, आपसे 100 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है वो 10 ही क्वेश्चन में आपको चेक कर ले कि हाँ ये बच्चा कैसा है, तो वो वेरी करता है। बट इसमें आपकी ये चीजें चेक करी जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि देखो भाई, एएफएमसी पुणे इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, आप वहां पे जा रहे हो, आपकी जो पोस्टिंग होगी वही आपकी लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होगी, उसके बाद आप जनरल तक जाएंगे, मेजर बनेंगे,
तो समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी वहां पे, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहले तो आपका है ना, वहां पे 2 इंटरव्यू होंगे आपके, एक प्री होगा और एक मेन होगा। प्री में तो कुछ नहीं है, इसमें तो आपकी हौसला बढ़ाएंगे कि कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या है, आपको बोलेंगे अंदर जाओगे घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत बैठ के बिल्कुल आराम से बताना है सारी बातें। ये है, इसका कुछ नहीं है। मेन इंटरव्यू आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये लोग भी ऐसे होंगे बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब आप वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब देंगे, आप कैसा भी जवाब देंगे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सब कुछ सही बता रहा हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छे लोग वहां पे मिलेंगे। कहीं भी आप घबरा जाओगे तो टेंशन नहीं लेना है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक डाउट बच्चों को ये होता है इंग्लिश और हिंदी का, कि भाई इंटरव्यू इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यदि चाहें कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में बोले, यदि आपको लगता है मेरा हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी में बोले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलोगे तब भी चलेगा, ठीक है। बट ये चीजें आपकी जरूर वहां पे झलकनी चाहिए। और यहाँ पे ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सब होना बहुत जरूरी है। यदि आप एक भी पॉइंट पर कहीं भी झूठ बोले तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, पकड़ लेंगे आपको। जैसे आपसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है, आप एएफएमसी पुणे में क्यों आना चाहते हो? अब आपने कुछ भी बना के बोल रहे हो, आपका वैसा मन ही नहीं है, अंदर से वो आवाज ही नहीं आ रही, जा रहे हो आप, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था इसलिए आया है इंटरव्यू देने आप, कि भाई आपके नंबर ही 610 है और कहीं जाऊंगा तो साउथ इंडिया मिलता, मैंने सोचा एफएमसी पुणे ट्राई कर लूं। आप जा तो रहे हो इसलिए, और वहां पे बकवास फेंक रहे हो, मैं तो आर्मी के लिए सब कुछ करना चाहता हूं, मेरा तो आर्मी में ही मन था शुरू से ही। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप ऑनेस्टली बताएं, बट बिल्कुल ऐसा भी ना बोले कि यार मेरा 610 मार्क्स है इसलिए सर मुझे कहीं और नहीं मिल रहा इसलिए मैं एफएमसी पुणे आ गया, बिल्कुल ऐसा भी नहीं बोलना। बट आपको एक ऑनेस्ट रिप्लाई करना है जिससे इनको भी हर्ट ना हो और उनको लगे कि हाँ यार ये बंदा मेरे लिए कुछ कर सकता है, ये काम आ सकता है एफएमसी में, ये आगे चल के हमें लीड कर सकता है, हमारे लिए कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी आपको वहां पे होना चाहिए। जैसे कि भाई लीडरशिप क्वालिटी में यदि मैं बात करूं, आप बोल्ड होने चाहिए, आपको अपनी जो टीम है उनसे काम लेना आना चाहिए, आपके नीचे आगे जब आप जॉब करेंगे आपके नीचे काफी आर्मी होगी, है ना, उनको लीड करना आपको सीखना है, तो वो अभी दिखना चाहिए आपका। जैसे टीम से काम कैसे लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे वो, कि आपकी टीम है, 6 मेंबर आपके नीचे काम करते हैं और उनमें से कोई एक मेंबर ऐसा है जो हर दिन चोरी करता है या मतलब काम चोरी करता है, काम नहीं करता अच्छे से, तो आप कैसे ट्रीट करेंगे उन्हें, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कई बार क्या होता है कि नॉलेज होती है सबको बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नॉलेज का मतलब क्या है, जानता है वो बट आगे नहीं बता पा रहा कि कैसी चीज है ये, क्या है। तो आपकी कम्युनिकेशन में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो बोलना चाहते हो वो सामने वाले को बिल्कुल साफ एंड स्पष्ट समझ आए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सामने वाले को। आप बोल कुछ रहे हो, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप घर पे भी करें। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर्मल कपड़े आप पहनेंगे, है ना, शूज आपके ब्लैक और ब्राउन हो सकते हैं, बेटर है ब्लैक पहने आप। ड्रेस आपकी बिल्कुल लगनी चाहिए कि हाँ आप प्रोफेशनल हैं, आपकी शर्ट इन होनी चाहिए। तो इस टाइप की प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं, है ना। अभी से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं होगा उस दिन जाके आप अलग से कुछ कर देंगे। शुरू से प्रैक्टिस करके जाएं, ये टी शर्ट पहन के ना जाएं, जींस पहन के ना जाएं, अवॉइड करें इन चीजों को, उससे मार्क्स आपके अच्छे मिलेंगे। जितना पर्सनैलिटी अच्छा होगा, जितने आंसर आपके अच्छे होंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, मान लीजिए आप हरियाणा से हैं, तो हरियाणा से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरियाणा में यार ये इतना सेक्स रेशो गड़बड़ क्यों है, आप क्या वहां पे लड़कियों को मार देते हैं क्या सही में सेक्स रेशो कम है या बस हवा है। या फिर आप जैसे मान लीजिए किसान के बेटे हैं, आपसे पूछ लेंगे किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी किसान आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड पूछ लेंगे। फिर जैसे हरियाणा में जो पराली वगैरह है, वो जो राइस का जो बच जाता है उसको जलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्या ये सही बात है कि उससे पोल्यूशन होता है या बस किसानों पे मतलब वैसे ही थोपा जा रहा है, वो अपने पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसलिए पराली को भी दोष दिया जा रहा है, क्या ऐसा है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपकी पर्सनैलिटी या आपका जो माइंडसेट चेक करने के लिए, है ना। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको आई होप समझ आ गया होगा। और ये 7-8 मिनट में तो इतना ही बता सकते हैं, है ना। आगे देखो भाई स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे आपका नीट का टेस्ट हो गया, आपका टोलर टेस्ट हो गया,
आपका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया और आपका इंटरव्यू हो गया। अब इसका मार्क्स तो 720 था, इसका 80 था, और इसका 0 और इसका 50। अब क्या होगा, इन दोनों के मार्क्स कितने बने, 800 टोटल। इसको डिवाइड कर देंगे 4 से और ये बन जाएगा 200। समझ आई बात आपको? जैसे मान लीजिए आपका 620 मार्क्स है इसमें नीट में, और आपका 60 आ गया साइकोलॉजी इसमें टोटल टेस्ट में, कितना हो गया टोटल वही 680, डिवाइड कितने से हो जाएगा, 4 से, टोटल कितना बन गया 170। तो इस टाइप से 170 तो ये हो गया। इंटरव्यू में आपका कितना आया, हो सकता है आपका 45 आ गया हो, तो कितने बन गया आपका टोटल स्कोर, सम करके 215। तो ये आपका स्कोर कैलकुलेट होगा ऐसे, और टोटल मार्क्स कितने में से आएगा, 250 में से। तो जिन 115 बॉयज के नंबर अच्छे होंगे वही सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला था पीछे की रैंक के बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं और ऊपर के फेल हो सकते हैं। मान लीजिए इसका हम एग्जांपल लें 675 का, और इसके टोलर में आए ओनली 45 मार्क्स, कितना हो गया भाई, 5 5 10 7 4 11 और 1 12, टोटल हो गया 720। डिवाइड करेंगे कितना बन गया, 180 बन गया इसका टोटल, इतना ही बनेगा ना, है ना। तो 180 इसका हो गया। अब हो सकता है इंटरव्यू में इसके 32 ही आए, कितना हुआ सम बताओ भाई, 212, टोटल 212। इसका कितना है भाई, 215। कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ, 620 वाला या 675 वाला, 620 वाला। और ऐसा होता है क्योंकि जरूरी नहीं है इस बच्चे के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी हो, इस बच्चे के अंदर वो टीम को बांध के चलने की क्वालिटी हो, इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है ये रट रट के नीट में तो मार्क्स ले आया हो बट ये लीड ना कर पाए, तो इसलिए वहां पे रिजेक्शन होता है अच्छे अच्छे बच्चों का। 680 वाले भी नहीं कर पाते कई बार। इसलिए मैंने बोला कि आपका स्कोर लो है, आपके पास टाइम है, मैंने बता दिया कैसे टेस्ट होगा, कैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, तो आप अच्छे कॉलेज में जाने के चांसेस आपके पास रहेंगे। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। आगे देखो ये मेडिकल टेस्ट है, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं मेजर पॉइंट्स। अब आप खुद बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, एमबीबीएस का जो इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसको आप पढ़ सकते हो और मेरे से बेटर आप समझ सकते हो, बट यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हाइट का मेजर रोल है, क्योंकि हाइट को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, हाइट जो आपकी वही रहेगी। अब 157 सेंटीमीटर होना चाहिए बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 152। और यहाँ पे रिलैक्सेशन है हिली एरियाज के लिए, जैसे कोई बच्चा आसाम से है, सिक्किम से है, मणिपाल से है, उत्तराखंड से है, हिमाचल से है, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। मतलब बॉयज के लिए 152 और इनके लिए 147। तो ये क्राइटेरिया उनका हाइट का है। और यदि आप 18 से बिलो हैं, जैसे आप 17.5 ईयर्स आपका हुआ, तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपके लिए भी है, यहाँ पे 155 और यहाँ पे 150। देख लें आपके लिए कौन सा वैलिड है। इससे कम यदि आपकी हाइट है तो बेटर है आप वहां पे जाके टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे और मैक्सिमम बच्चे मेडिकल स्टैंडर्ड में वहां पे फेल हो जाते हैं। जैसे 670 वाले के पास सब कुछ है लेकिन हाइट ही नहीं है इतना, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट में काफी बच्चे वहां पे फेल होते हैं, ज्यादा बच्चे इसी में निकालते हैं वो, है ना, क्योंकि आर्मी डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी ये दोनों वहां पे चाहिए। तो मेडिकल में वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आपकी पूरी बॉडी चेकअप होगी, सब कुछ चेक होगा, सब कुछ, है ना। और यहाँ पे ये वेट स्टैंडर्ड है, जैसे वही यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है हाइट और यहाँ पे लिखा है वेट। हाइट और वेट का रिलेशन, जैसे 150 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो 39 आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, कितना वेट बोला, मिनिमम 39 और मैक्सिमम 20 से कम है तो 47, 20 से ज्यादा है तो 52। तो आप इससे रिलेट कर ले कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। और यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग दिया हुआ है, आप उस प्रोस्पेक्ट में देख सकते हैं जो भी आपके लिए सुटेबल है। अब किसी का वेट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है उसकी हाइट हो 175 और वेट उसका हो 75 kg, लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम लिमिट 70 है, तो आपको कम करना पड़ेगा। तो आप एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कम करने की कोशिश करें। इसमें भी फेल होने के चांस अच्छे हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ हो नहीं सकता, ये नंबर दिखता है साफ साफ। कहीं पर एडजस्ट करने की चीजें होती तो वो एडजस्ट कर देंगे, जैसे इंटरव्यू है वहां पे आपसे कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता कुछ भी कॉम्प्रोमाइज। इसलिए मैंने बोला एक चेस्ट एक्सपेंशन होगा 5 सेंटीमीटर का। अब ये है देखो, अब इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना, क्यों, आपको पहले आपके सांस निकाल के बोलेंगे कि आपकी चेस्ट बताओ कितनी है, फिर बोलेंगे सांस लो, फिर फुलाओ इसको, तो वहां पे हो सकता है आपका 4 सेंटीमीटर आए,
तो उसमें आपको वो पास कर सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम की बात थी। लिख देंगे वो 5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ज्यादा टेंशन का बात नहीं है। ये डेंटल पॉइंट आपको पता ही है 14। फायर या आपके दांतों में वो जो ब्लड वगैरह हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। ईयर डिस्चार्ज और ईयर वैक्स, ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है मेडिकल टेस्ट में फेल होने का। हमारे कान में होता है ना, जैसे कभी कभी वो वैक्सी निकलती है, वो आप साफ साफ करवा के रखें, है ना। वैसा कुछ आपके डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके आगे विजुअल स्टैंडर्ड में ये है, ये क्या लिखा हुआ है मेरे तो उतना नहीं समझ की बात है, बट ये है कि यदि आपके चश्मा लगा है तो आप ये ना सोचें कि आप एलिजिबल नहीं हो। ये देख लें आप, इनमें से आप इनके नीचे है, इसके अंदर है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग होगा। चश्मा लगा है आप एलिजिबल हो, बट इसके अंदर होनी चाहिए। जो भी बातें लिखे मेरे बस की, मुझे नहीं पता इनके बारे में, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिजीज, ये डिजीज के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी डिजीज आपके नहीं होनी चाहिए, आप उसमें पढ़ सकते हैं। इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के ही नंबर लाए हो। पूरी पूरी बायो आपने पढ़ा है, तभी आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना। अब देखो भाई, बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड से पहले फीस की बात करते हैं। क्या यहाँ पे कोई फीस है या नहीं है? तो फीस का देखो, आपका पहली बार जब आप एडमिशन लेंगे ना, आपसे 80,000 लिया जाएगा। ये लास्ट ईयर की बात है, इस साल कुछ बढ़ गया होगा तो अलग बात है। 80,000 आपको एक बार देना है। उसके बाद 5.5 साल आपको 1 रुपया भी फीस वहां पे नहीं देनी, मतलब 4.5 साल 1 रुपया भी फीस वहां पे नहीं देनी है। पहला पॉइंट तो ये अच्छा है इसका कि फीस आपकी एक बार लगेगी। फिर क्या होगा, आपको स्टाइपेंड मिलते हैं वहां पे। जैसे आपको बुक्स खरीदने के 4,000 मिलेंगे आपको ईयरली, आपको कटिंग के पैसे मिलते हैं मंथली 150, और आपका जैसे घर छुट्टी हुआ, जैसे 2-3 वीक का वहां पे समर और विंटर हॉलीडेज है, तो आपको AC2 का या AC3 का किराया भी मिलता है। तो ये बेनिफिट भी आपको मिलते हैं, मतलब साथ के साथ तो आपका वापस रिफंड हो रहा है ना। तो आपकी टेंशन ही नहीं है वहां पे फीस की, तो ठीक है। टेंशन क्या है वहां पे? बॉन्ड की। बॉन्ड क्या है भाई? देखो, यदि मैं 2020 की बात करूं, 20 में इसका बॉन्ड था 30 लाख, 30 से बढ़ा के इन्होंने कर दिया 61 2021 में। इसलिए वहां पे कट ऑफ भी आपने देखा ना, काफी लो हो गया था। 2020 में थोड़ा कट ऑफ हाई भी था, और मैंने लास्ट ईयर की वीडियोज में बोला भी था कि इसका इंपैक्ट आ सकता है, और काफी इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। अब की बार इन्होंने बॉन्ड कितना कर दिया है? 63 लाख। या तो आप 7 ईयर वहां पे सर्विस दें, या फिर आप 63 लाख का बॉन्ड दें। ये उनका बॉन्ड है, मतलब आपको वहां पे जॉब करनी पड़ेगी आर्मी में। यदि आपने देखो भाई, सीधा हिसाब तो ये है, यदि आपने AFMC पुणे ज्वाइन कर लिया ना, तो सबसे बेटर तो यही है कि आप आर्म्ड फोर्सेज में अपनी सर्विस दें। 7 ईयर्स का आपका बॉन्ड है, इसको तो भूल जाओ, आप जॉब पूरा ही वहां करो ना। और यदि आपका मन ये है कि मुझे तो यार क्लिनिक खोलना है, मुझे तो यार प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना है, मुझे तो डेली इवनिंग में 100 पेशेंट देखना है और 1500 से मल्टीप्लाई करके पैसे गिनना है, यदि आपकी थॉट वैसे वाली है, तो आप AFMC पुणे में ना जाए। क्योंकि वहां आपने यदि एक बार कर लिया, उसके बाद बस आपको वही सर्विस देनी होगी, नहीं तो फिर 63 लाख के लिए आप तैयार रहना, ये है बस। और मेरे हिसाब से आई थिंक जब आप ज्वाइन कर लेंगे FMC पुणे, अभी मेरी बात सुनकर तो बहुत डर लग रहा होगा 63 लाख, लेकिन यदि आपने एक बार वहां पे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा डिसीजन गलत था। आप वहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या स्टाइल है, मतलब इतना बढ़िया लाइफस्टाइल। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? पिछले साल सुनील सर ने एक इंटरव्यू लिया था डॉक्टर अंकित रेड्डू का, और डॉक्टर अंकित रेड्डू अभी वहीं पे सर्विस में है, मींस अभी वहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना MBBS का कोर्स। तो उस इंटरव्यू को आप सुनना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद तो आपके जितने भी डाउट हैं, जैसे डाउट ये है रनिंग करवाएंगे क्या, क्या कटिंग वो आर्मी वाली रखनी पड़ेगी साइड से बिल्कुल कट करके छोटा छोटा, और डाउट हो सकते हैं एक्सरसाइज करवाएंगे क्या, क्या सुबह उठना पड़ता है क्या, खाना कैसा मिलता है, और कैसा लाइफस्टाइल है, कोई प्रैक्टिस करने को मिलती है या नहीं मिलती है, तो आपको समझ आएगा कि AFMC पुणे क्या चीज है। तो आप उस इंटरव्यू को पूरा सुने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा, ठीक है। हाँ, तो ये होगी बॉन्ड की बात। इससे तो मेरे को लगता है घबराना नहीं चाहिए, जब आपने चूज कर दिया ना कि मुझे जाना है, तो इससे घबराने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे सर्विस से कभी कभी रिमूवल हो जाता है, वहां पे चोट लग गई आपके, आप एलिजिबल ही नहीं रहे, है ना। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड उस टाइम तो बिल्कुल सही था, लेकिन बीच में आप चोट लग गई, तो उस केस में क्या होगा, आपको कॉलेज से नहीं निकालेंगे, आपको पूरा वहां पे सर्विस करने दिया जाएगा। मान लीजिए आपका 2 साल के बाद चोट लगा, तो आगे के जो 2.5 ईयर्स है उसकी आपको फीस देनी पड़ेगी, कितना? 30,000 पर वीक, ये फीस आपका लगेगा। तो ये आप देख लेना, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना, बहुत ही रेयर केस में होगा, कभी आप घबरा जाओगे ये क्या, ठीक है भाई।
अब आगे देखो, करियर की मैंने जैसे बात की थी भाई, इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं। जब आप ज्वाइन करते हो कॉलेज को तो आपको कैडेट बोला जाता है। जब आप वहां से पास आउट होके इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो आपको लेफ्टिनेंट बोला जाएगा। फिर आप जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे पैसे भी लिखा हुआ कितना मंथली आपको मिलेगा। ये सैलरी लिखा हुआ है बेसिक, ये मत सोच लेना कि इतना कम मिलेगा, ये बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर अलाउंस मिलते हैं, वो काफी अच्छे होंगे, है ना। फिर जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बोलने लगेंगे कैप्टन। जैसे आप कैप्टन बने उसके बाद आप 4 ईयर सर्विस देंगे, फिर आप मेजर बन जाएंगे। मेजर बनने के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे 7 ईयर्स के बाद, और उसके बाद कर्नल बन जाएंगे। फिर क्या होगा, ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल। तो मतलब आप बहुत अच्छी पोस्ट तक जा सकते हो। और यदि आप लेफ्टिनेंट जनरल बन गए उसके बाद तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप पॉलिटिक्स में चले गए, राज्यसभा में MP बन गए, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। मतलब एक नॉर्मल कॉलेज से करोगे आप डॉक्टर बनोगे, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर आपका क्लिनिक। लेकिन यहां आप देख रहे हैं आपकी वैल्यू भी साथ के साथ बढ़ती जा रही है, आपकी पोस्ट, आपकी पावर। और यहां से रिटायर होने के बाद पता चले मोदी जी बुला लिया आपको कि आओ राज्यसभा में, जरूरत है। जैसे देखते हो ना आप, विक्रम सिंह है हमारे, तो काफी सारे आर्मी पर्सन भी हमारे राज्यसभा या लोकसभा में बैठे हुए हैं। तो ये सब बेनिफिट है। अब आगे क्या है इसमें, लाइफ एट AFMC, ये मैस है। मैस में एक ड्रेस होगी, आपको ऐसा नहीं है कि यार जैसे नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में हाफ पैंट पहनी और टी-शर्ट डाल के अपने जा रहे हैं मुन्नी बदनाम करने टाइप, यहाँ नहीं है। यहाँ आपको ड्रेस में जाना होगा। यहाँ पे आपका ये देखो ग्राउंड कितना अच्छा है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो आउटडोर ग्राउंड्स हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, वो नहीं मिलते। लेकिन आप इसका देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। तो ये सब बेनिफिट है भाई, आर्मी ज्वाइन करते हैं तो। ये मैच देख लो, कई तो कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है इतनी बड़ी, इतना बड़ा इनका मैच है ना। प्राइवेट कॉलेज की आप देखोगे ना, कई का तो बिल्डिंग ही नहीं होता। इंडोर है, स्विमिंग पूल है। तो जो भी आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, आपकी फिटनेस के लिए, सब कुछ वहां पे है। आपका लाइफ ही अलग हो जाएगा, थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगा। तो ये है वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। इसका हमने डिटेल में प्रोसेस डिस्कस किया, आपका काउंसलिंग प्रोसीजर डिस्कस किया, कौन कौन से टेस्ट होंगे, लाइफ कैसी है, फीस कितना है, बॉन्ड कितना है। इसके अलावा मुझे लगता है कोई डाउट नहीं हुआ। फिर भी आपका डाउट है आप कमेंट करके पूछें, या फिर हमारा एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है BYH क्लासेस पर, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसमें आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे कैसे कैसे आपको कब क्या करना है। ठीक है भाई, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या BYH क्लासेस की मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, हमारा जो नंबर है 7340250100, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड लाइक, शेयर, अच्छा लगा तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि देखो काउंसलिंग में आपकी हेल्प, आपको समझ आ गया होगा। कट ऑफ की वीडियोस हमने बनाई, अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग प्रोसेस सबकी चलेगी, तो सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। थैंक यू वेरी मच।